आज हम नागार्जुन की एक खास प्रकार की कविता पर बात करेंगे आप लोगों से और उसका पाठ सामने रखकर उसका अर्थ समझाते हुए उसकी विशेषताओं पर भी बात करेंगे। नागार्जुन ने अनेक प्रकार की कविताएं लिखी। मोटे तौर पर उनकी कविता की दुनिया उन्हीं के शब्दों में 3 हिस्से में बटी है। नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता है, मैं प्रतिबद्ध हूँ। ये सब लोग जानते हैं, हिंदी के पाठक लेखक, कि नागार्जुन एक प्रतिबद्ध कवि है। प्रतिबद्धता की नागार्जुन ने उस कविता में व्याख्या भी की है। मैं विषय का अधिक विस्तार न हो इसलिए उस ओर नहीं जा रहा, लेकिन यह कहना जरूर चाहता हूँ कि नागार्जुन ने प्रतिबद्धता के साथ साथ 2 और धारणाओं का आविष्कार किया है, या कहिए कि निर्माण किया है, कि संबद्ध हूँ। असल में प्रतिबद्धता और संबद्धता में बुनियादी फर्क है। प्रतिबद्धता केवल विचारों की हो सकती है, लेकिन संबद्धता भावनाओं की भी होती है, स्थितियों की भी होती है, वास्तविकताओं की भी होती है। उससे भी अधिक तीसरी धारणा उनकी है, आबद्ध हूँ। इस मैं प्रतिबद्ध हूँ लंबी कविता में उन्होंने तीनों की व्याख्या की है। उनका प्रतिबद्धता से मतलब है समाज की जो समस्याएं हैं और उन समस्याओं से जो पीड़ित दुखी लोग हैं उनके प्रति एकता। संबद्ध से मतलब है कि जो जहाँ कोई रहता है, हम और आप, तो वहाँ प्रकृति भी होती है। तो संबद्धता का मतलब है प्रकृति से जुड़ाव। यह भी नागार्जुन की कविता में बहुत है। संक्षेप में मैं ये कहूँ कि तीसरी धारणा है आबद्ध। आबद्ध आदमी होता है पारिवारिक संबंधों में। पिता हैं, माँ है, बहन है, भाई है, बेटा है, बेटी है, और परिवार और बड़ा हो तो और भी बहुत लोग। इन सब से मनुष्य संबद्ध भी होता है, आबद्ध बल्कि बंधा हुआ एक तरह से। नागार्जुन तीनों तरह की कविताएं लिखते हैं। आपके आज के पाठ के रूप में 3 कविताएं हैं। पहला है अकाल और उसके बाद, दूसरा है खुरदुरे पैर, और तीसरा है शासन की बंदूक। ये तीनों कविताएं नागार्जुन की प्रतिबद्धता को व्यक्त करती हैं, सामने लाती हैं पाठकों के, और भारतीय समाज के आम जनजीवन के द्वंद्वों, दुविधाओं
असुविधाओं और संघर्षों की अभिव्यक्ति करती है। इसीलिए मैंने कहा था कि आज के हमारे इस बातचीत में जो 3 कविताएं हैं, ये तीनों उनकी प्रतिबद्ध होने की गवाही देने वाली कविताएं। अब आप पहली कविता लीजिए और उसका पाठ सुनिए। एक और मैं बात जोर देकर कहना चाहता हूँ कि कविता शुरू से ही, जब से कविता शुरू हुई है भारत में और दुनिया में, तो अधिकांशतः वह मौखिक रही है। शुरू में बोलकर लोग अपनी कविता सुनाते हैं। आज भी गाँव में ऐसे कवि मिल जाएंगे जो लिखते कम और बोलकर अधिक सुनाते। इसीलिए कविता का पाठ उसके अर्थ को खोलता है। बहुत लोगों को, स्वयं कवियों को या दूसरे पाठकों को पाठ करना ही नहीं आता। इसीलिए पहले मैं आपके सामने बारी बारी से कविताएं रखूंगा और फिर उनका अर्थ, उनकी विशेषता आदि के बारे में बात करूंगा। तो पहली कविता है अकाल और उसके बाद। ये कविता ये 1952 की कविता है। अंग्रेजी राज के ज़माने में भारत में अकाल बहुत प्रचलित, हजारों ही नहीं लाखों लोग अकाल में मरते थे। आप में से कुछ लोगों को यह जानकारी होगी कि बंगाल में 42-43 में महान अकाल पड़ा था जिसमें लाखों लोग मर गए। अच्छा, अकाल दोनों तरह के होते हैं मित्रों। एक तो प्राकृतिक विपत्ति के रूप में अकाल, बारिश नहीं हुई, सूखा हो गया, फसल मारी गई, तो अकाल। पर कभी कभी मनुष्य निर्मित अकाल भी होते थे, जैसे बंगाल में हुआ था। बंगाल का जब अकाल पड़ा तो दूसरे महायुद्ध का काल था। जो अनाज था भारत में और बंगाल में, उस सब को अंग्रेजों ने अपने सैनिकों को के खाने के लिए विदेश भेज दिया। तो वहाँ के लोग भूखों नहीं मरते तो कैसे हो चलता, और अकाल नहीं पड़े तो और क्या हो। इस पर हिंदी में कम, लेकिन बांग्ला और अंग्रेजी में एक से एक महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई। हमारे देश के जो महान अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, इसी पर, इसी अकाल और उसकी विपत्ति पर उन्होंने रिसर्च किया था, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो अकाल, इस कविता में अकाल छोटे पैमाने पर है, मतलब किसी प्रांत और देश का अकाल नहीं, एक जगह का अकाल। अब आप कविता सुनिए पहले। इसमें संयोगवश कविता 2 हिस्से में है। एक हिस्से में अकाल की वास्तविकता का चित्रण है और दूसरे हिस्से में उससे मुक्ति का प्रभाव जो पड़ता है उसका चित्रण है। कई दिनों तक
चूल्हा रोया चक्की रही उदास। बाबा जो है नागार्जुन ये नहीं कह रहे हैं कि घर में अन्न नहीं आया, माने जिस परिवार को ध्यान में रखकर वो कविता लिख रहे हैं, जिस गांव को ध्यान में रखकर कविता लिख रहे हैं, जिस शहर को ध्यान में रखकर कविता लिख रहे हैं, तो ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ अन्न नहीं है, बल्कि चूल्हा चक्की आदि की चर्चा के माध्यम से अन्न के अभाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया। चूल्हा होता है रसोई बनाने के लिए। अनाज नहीं होगा तो कैसे रसोई बनेगी? चावल दाल यही सब तो होगा तो रसोई बनेगी, भोजन बनेगा। तो चूल्हा रोया माने चूल्हे में आग जली ही नहीं, चक्की रही उदास। गेहूं नहीं था तो आटा पीसा नहीं गया। तो चूल्हा चक्की इसके दुख का वर्णन करते हुए, उसकी पीड़ा का वर्णन करते हुए नागार्जुन मनुष्य की पीड़ा का वर्णन कर रहे हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। असल में भारतीय समाज की एक विशेषता ऐसी है जिसको नागार्जुन जैसे कवि पहचानते हैं या फिर प्रेमचंद जैसे लेखक। आप में से कुछ लोगों को प्रेमचंद की कहानी पूस की रात याद होगी। उसमें जो खेत की रखवाली करने गया हुआ है आदमी, उसके साथ एक कुत्ता भी है, झबरा उसका नाम रखा है उसमें। वो बराबर दोस्त की तरह काम करता है। तो हमारे यहाँ आपके यहाँ भी ये हर घर में आसपास ये सब जीव जंतु रहते हैं, मनुष्य के साथ ही रहते हैं और कहाँ रहेंगे? कुत्ता कुतिया। तो अब कुत्ते कुतिया को कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा तो वैसे पड़ी रहे मरती हुई सी। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, मैंने चूल्हा और चक्की के पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। छिपकली जो नाम की जीव होती है वो कीड़े मकोड़े खाती है। कीड़े मकोड़े घर में तब आते हैं उड़ने वाले जब प्रकाश हो, दिया हो, किसी तरह का प्रकाश हो तभी तो आएंगे। तो जब घर में कुछ खाने पीने को ही नहीं है तो प्रकाश काहे हो, कहाँ से हो? प्रकाश में तो और खर्च ज़्यादा लगता है, तेल लगेगा, बाती लगेगी और कुछ नहीं तो चाहे मिट्टी का, चाहे सरसों का, चाहे अलसी का, कोई तेल तो लगेगा, बाती लगेगी। तो छिपकली इधर से उधर दीवार पर दौड़ रही है, उसको एक कीड़ा नहीं मिल रहा। इसीलिए कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। माने घर में चूहे भी होते हैं जहाँ तक, तो चूहे तभी स्वस्थ और सजीव रहेंगे जब उनको खाने पीने के लिए कुछ अन्न का दाना, कुछ बनाया हुआ, कुछ कच्चा मिल जाए तभी तो रहेगा। है ही नहीं, घर में अन्न अकाल पड़ा हुआ है। तो इसलिए बाबा ने कहा, नागार्जुन ने, कि कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। उनकी भी दशा खराब थी, पतली दशा थी।
फिर नागार्जुन अचानक, असल में होता क्या है, मनुष्य का जीवन सुख और दुख दोनों का मेल होता है। कभी उसमें सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी दुख आता है, फिर सुख आता है। इस अकाल और उसके बाद में समानांतर दो तरह के दृश्य हैं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि शब्दों में दो तरह के चित्र हैं। कोई बहुत अच्छा चित्रकार हो तो इस कविता पर दो शेड्स वाले चित्र भी बना सकता है, इन सब चीज़ों का चित्रण करते हुए। उसके बाद से अकाल के बाद अचानक कहीं से, चाहे सरकारी चाहे गैर सरकारी या पड़ोसी की कृपा से अनाज आ गया घर में। तो अनाज जब घर में अन्न आया तो कैसी मानसिकता हो गई, कैसी वास्तविकता बदल गई। दूसरे हिस्से में इसका चित्रण वर्णन है। अब दूसरे हिस्से को सुनिए। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठाया आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। अकाल में अचानक कहीं से आ गया, मान लीजिए अन्न के दाने आए तो धुआं उठा, माने भोजन बनेगा तभी तो धुआं निकलेगा। पुराने ज़माने में कोयले या लकड़ी से खाना बनता था। अब आज का ज़माना ये सब गया, इस वो सब चीज़ें अब गायब हो गई। यही नहीं कि यहाँ से शहर से गायब हो गई, गांव से भी गायब हो रही। तो उन्होंने कहा कि धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। परिवार के, घर के सभी छोटे बड़े जो लोग थे उनको लगा कि आज भोजन मिलेगा, तो इसलिए आंखें चमक उठी। मैंने उनमें चमक आ गई, ज्योति आ गई, प्रसन्नता की लहर छा गई। बाबा ये नागार्जुन चित्रण कर रहे हैं। अब इसके बाद एक और देखिए, अकाल में भी मनुष्य के साथ रहने वाले जीव जंतुओं की चर्चा है, तो अकाल के बाद भी होना चाहिए। यहाँ अकाल के बाद मैंने घर में दाने आने पर, घर से धुआं निकलने पर, कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। ये कौवा ऐसा पक्षी है जो प्रायः घरों के आसपास घूमता रहता है। आप में से बहुतों को यह मालूम होगा कि कौवे कविता में और लोकगीत में बराबर मौजूद रहते हैं। एक खास तरह से कौवा जब बोलता है तो गांव की औरतें समझती हैं कि कोई पाहुन या मेहमान आने वाला है। यही नहीं, इस पर हिंदी के, मैथिली के विद्यापति जैसे कवियों ने कविताएं लिखी है कौवे के बोलने पर और उससे स्त्रियों के अपने भावात्मक लगाव पर। तो अब ऐसे कौवे को भी लगा कि अन्न का दाना घर में आया है, तो जो खाने के बाद जूठन गिरेगा वो बाहर फेंका जाएगा, तो मुझे भी कुछ मिल जाएगा। उसकी पाँख खुजलाने का मतलब प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। ये है नागार्जुन की
जन जीवन के प्रति गहरे लगाव की कविता का एक प्रमाण अकाल और उसके बाद। तो इसलिए एक नागार्जुन का यह जो रूप है उनकी प्रतिबद्धता को ही व्यक्त करता है। अब आप बाबा की नागार्जुन की दूसरी कविता देखिए। एक उनकी कविता है खुरदुरे पैर। ये खुरदुरे पैर नाम की जो कविता है ये रिक्शा चलाने वाले पर कविता है। देखिए, जो गरीब लोग हैं उनसे नागार्जुन का लगाव बहुत प्राचीन समय से, मैंने जब से वो कवि बने तब से जीवन के अंत तक बना रहा। स्वयं वो जीवन में गरीबी को झेल चुके थे और गांव के गरीब लोग ही शहरों में जाकर रिक्शा चलाते हैं। रिक्शे भी कई तरह के होते हैं मित्रों। कलकत्ते में एक रिक्शा होता है जो देश के किसी हिस्से में वैसे रिक्शे नहीं होते। वो रिक्शा आदमी खींचता है, आगे आगे खींचता है अपने कंधे पर उस वो रिक्शे का लगभग दोनों ओर का हिस्सा लेकर और दौड़ता है। ये मनुष्य की सबसे अधिक पतित जो स्थिति हो सकती है उसकी अभिव्यक्ति होती है हाथ रिक्शे में। लेकिन जो साइकिल रिक्शा है उसमें भी मनुष्य की यातना बहुत होती है। यह साइकिल रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति के पैरों को देखकर लिखी गई कविता है। अब जो रिक्शा चला रहा है उसको कोई जूता चप्पल उपलब्ध हो ये एकदम जरूरी नहीं है, बल्कि प्रायः नहीं होता। तो ऐसे में ही पैरों में बेवाई फटती है। पता नहीं आप लोगों ने बेवाई नाम की बीमारी के बारे में जाना है कि नहीं, जानते हैं कि नहीं। गांव में मुहावरे चलते हैं, जाके पाँव न फटे बेवाई सो का जाने पीर पर आई। माने जिसको बेवाई नहीं फटी, बेवाई में दर्द बहुत होता है, ठंडक के दिनों में प्रायः बेवाई फटती है, उससे दर्द होता है। लोग तेल लगा के जैसे तैसे सेको करके थोड़ा काम चलाऊ अपने को बनाए रखते हैं। तो जो रिक्शा वाला है अब उसके पास जूता खरीदने का पैसा कहाँ से मिल जाएगा? प्रायः नहीं होता। कोई कोई पहन भी ले लेकिन सबको नहीं मिलता। ऐसे ही एक रिक्शा चलाने वाले के पैरों को देखकर नागार्जुन ने ये कविता लिखी है। आप पहले कविता सुन लीजिए। खूब गए दूधिया निगाहों में फटी बिवाइयों वाले खुरदुरे पैर। माने रिक्शे पर जब आप बैठते हैं तो आप तो पीछे होंगे, रिक्शा वाला सीट पर बैठे हुए पैडल चलाता हुआ सामने होगा, तो उसका पैर तो दिखाई देगा ही आपको। अब यह आप पर निर्भर है कि अगर आप में मनुष्यता है, इंसानियत है, आत्मीयता है, तो उसके पैरों को देखकर, उसमें फटी बिवाइयों को देखकर आपके मन में भी करुणा उत्पन्न हो, लगाव
उत्पन्न हो उससे। ये जो है नागार्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ, तो इसलिए खूब गए माने घुस गए। खूब गए दूधिया निगाहों में, फटी बिवाइयों वाले खुरदुरे पैर, धस गए कुसुम कोमल मन में, गुट्ठल घट्ठों वाले कुलिस कठोर पैर। देखिए, रिक्शा वाले के पैर बिवाई फटे हुए ही नहीं होते, वो धूप गर्मी सर्दी सब लगने के कारण कड़े कठोर और घट्ठे वाले हो जाते। घट्ठे वाले माने जगह जगह चकत्ते बन जाते हैं। घट्ठे हाथ में भी होते हैं, पैर में भी होते हैं, पर प्रायः श्रमिकों के होते हैं। संपन्न लोगों के हाथ पैर में घट्ठे नहीं होते। दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूठ पैडलों को। अब कुछ रिक्शों के जो पैडल होते हैं जिन पर वो पैर रखकर चलाते हैं, उसमें रबड़ भी लगा होता है, रबड़, तो थोड़ी उनको राहत मिलती। यहाँ जो पैडल है उस पर कोई रबड़ वबड़ नहीं है, माने और कष्टकर है वो चलाने में। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चक्र कर रहे थे मात त्रिविक्रम बामन के पुराने पैरों को। अब यहाँ नागार्जुन अचानक कविता को वर्तमान से संस्कृत और भारतीय साहित्य की परंपरा में ले जाते हैं। माने ये जो रिक्शा चालक है वह तीन चक्कों को, आपको याद होगा कि रिक्शे में तीन चक्के होते हैं, दो पीछे एक आगे, तो तीन चक्कों को वो चला रहा है रिक्शा वाला, त्रिचक्र। और वो ले गए कि वह जैसे विष्णु का जो वामन अवतार था, त्रिविक्रम, वामन अवतार में विष्णु ने बलि को धोखा देने के लिए 3 डग में पूरी पृथ्वी नाप दी। उसी कथा की ओर बाबा संकेत कर रहे हैं कि ये स्वयं रिक्शा वाला सारी दुनिया नाप रहा है अपने इस अपनी जो दशा है उसमें। कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को, नाप रहे थे धरती का अनहद फासला। अनहद फासला माने ऐसी दूरी जिसका कोई हद हिसाब न हो। अनहद माने जिसका कोई हद न हो, जिसकी घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे। अब जो रिक्शा चलाने वाला है उसको जो पैसे मिलते हैं घंटे के हिसाब से मिलते हैं। कितनी देर चलाएगा इसी पर उसकी आमदनी निर्भर है। तो बेचारे जीते मरते चलाते रहते हैं। देर तक टकराए उस दिन इन आँखों में वे पैर, भूल नहीं पाऊंगा फटी बिवाइयाँ, खूब गई दूधिया निगाहों में, धस गई कुसुम कोमल मन में। माने यह एक सहृदय व्यक्ति या कवि की सहृदयता है कि रिक्शा वाले के रूप रंग कठोर वास्तविकता का सामना करने वाले श्रम
और उस श्रम के परिणाम स्वरूप घट्ठे वाले और बेवाई फटे हुए पैरों को देखकर उसके दुख दर्द का अनुमान कर रहा है कवि, और साथ ही उसके साथ अपनी सहानुभूति भी दिखा रहा है। तो यह है नागार्जुन की प्रतिभा का कमाल।